फर्स्ट क्वेश्चन एक बार आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, अभी हम हिंदी कर रहे हैं, इसी तरह से हम अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी भी करेंगे। पढ़िएगा, आसान सा क्वेश्चन है, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है जिसको आप नहीं समझ सकते। देखिएगा, आसान बनाया जाता है चीजों को और हम बनाएंगे। आज आपको एक एक क्वेश्चन इजी लगेगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो ये कहता है एक भाषा शिक्षिका यानी एक लैंग्वेज टीचर अपनी कक्षा की शुरुआत, आपने लैंग्वेज 1 ली हो, हिंदी 2 ली हो, फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, है ना, सिलेबस सेम है। एक भाषा शिक्षिका अपनी कक्षा की शुरुआत सामान्यतः यानी जनरली सामान्यतः कुछ निश्चित परिस्थितियां देकर, भैया ये सर्टेन सिचुएशंस हैं, कोई कहानी है, कोई प्रश्न पूछना है, कुछ प्रश्न प्रस्तुत करके अपने अनुभव साझा करके उस चीज के आसपास की, उस चीज के संबंध में, यानी उस चीज मतलब जो भी वो स्टोरी सुनाने वाली है, कोई भी चैप्टर शुरू करने वाली है, कोई भी पाठ जो वो पढ़ाने वाली है, उसके इर्द गिर्द कुछ निश्चित परिस्थितियां देती हैं, कुछ प्रश्न पूछती हैं, अपने अनुभव शेयर करती हैं। इससे क्या होगा, इसको हम पूर्व ज्ञान को जांचना कहते हैं, या बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ना कहते हैं। यानी जो प्रीवियस नॉलेज है, जो ओल्ड नॉलेज है, जो बच्चा जानता है, जो वो लेके आया है अपने घर से, उससे आप कनेक्ट कर रहे हैं नए चैप्टर को। ये पढ़ाने का बेस्ट तरीका होता है ना। प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग जैसी चीज आपने लेसन प्लान, पाठ योजना कभी बनाई होगी तो आपको याद होगा। तो पठन पूर्व के कार्य हैं, ये पठन के दौरान के कार्य हैं, निरंतर चलने वाले कार्य हैं, या पठन पश्चात के कार्य हैं। मतलब भाई कक्षा की शुरुआत में पढ़ लीजिए, एक भाषा शिक्षिका अपनी कक्षा की शुरुआत सामान्यतः है कुछ निश्चित परिस्थितियां, प्रश्न या अनुभव के द्वारा कर रही हैं। मतलब शुरुआत भी नहीं हुई है अभी, पठन पूर्व के कार्य हैं, वो पाठ आप पढ़ने वाले हैं, है ना, वो पाठ आप पढ़ने वाले, लेसन अभी स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले ये कुछ सवाल हैं जो, या ऐसी कुछ भूमिका बनाना है, रेडी कर रहे हैं। अगर थॉर्नडाइक के नियम को देखें हम, लॉ ऑफ रेडीनेस को, तो ये तत्परता का सिद्धांत पे कहीं ना कहीं बेस्ड है ये क्वेश्चन, कि पहले बच्चों को तैयार तो महसूस कराएं, है ना। तो अगर बच्चा तैयार होगा, नहीं तो फिर वही होगा कि आप घोड़े को कुएं तक ले जा सकते हैं, पानी के पास तक ले जा सकते हैं, पिला नहीं पाएंगे। तो ये जरूरी है कि बच्चा तैयार हो। तो ये पठन पूर्व के कार्य हैं, एक्टिविटीज बिफोर रीडिंग है। इतनी बात क्लियर है, कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान से सवाल हैं। थोड़े थोड़े आप अगर इनको प्रैक्टिस भी कर लेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस सेशंस भी देख लेंगे, तो भी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर दिवाली की साफ सफाई में मम्मी ने नौकरानी बना दिया है। कुमारी अगर मम्मी देख रही होंगी ना कंचन, ये तो आज बना देंगे, अब तक बनाया हो ना बनाया हो। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें पठन के दौरान के कार्य, भाई पठन के दौरान तो जब रीडिंग चल रही होगी, ड्यूरिंग रीडिंग अभी तो शुरू ही नहीं हुई है रीडिंग, ठीक। निरंतर चलने वाले कार्य हैं, अभी कहां कुछ चला है, अभी तो शुरुआत है। पश्चात मतलब ये तो आफ्टर रीडिंग हो गया, होमवर्क टाइप, उसकी तो बात ही नहीं हो रही। तो पठन पूर्व के कार्य, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आप पोल देंगे। ये आप पेपर 1, पेपर 2, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 सबके लिए काम की चीज है, ठीक। देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर पठन योग्यता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त है, यानी कौन सा एक ऑप्शन है जो बेस्ट है यदि आप प्राइमरी लेवल पर पठन योग्यता का आकलन कर रहे हैं, यानी असेस कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, जांच रहे हैं कि बच्चों की रीडिंग एबिलिटी कैसी है प्राइमरी लेवल पर। ज्यादा अंतर नहीं आता, यहां प्राइमरी नहीं भी लिखा होता तब भी आंसर यही होता, ठीक है ना। तो प्राथमिक स्तर पर पठन योग्यता का आकलन कि बच्चों की रीडिंग एबिलिटी कितनी है, कैसी है, इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में बदल के दे देगा, दैट्स इट। इसलिए मैं ट्रांसलेट करके डिस्कस करती हूं कि आपके सामने यही क्वेश्चन जब इंग्लिश में आए, क्योंकि सिलेबस अलग नहीं है, हिंदी इंग्लिश पेडागोजी का सब सेम है, यानी लैंग्वेज पेडागोजी का। प्राथमिक स्तर पर पठन योग्यता का आकलन, वर्णमाला की पहचान करके, ये क्वेश्चन कितनी बार, इतना रिपीटेड क्वेश्चन है, इतना रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कह सकते हैं। ये हर बार, लगभग हर बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है ना। ये 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक। वर्णमाला की पहचान करना, मे बी विराम चिन्हों का ज्ञान कि कहां कौन सा विराम चिन्ह लगाना है, पाठ को समझना या पठन में प्रवाह। एक बात बताइए, आप पठन योग्यता का आकलन कर रहे हैं, देखना इसमें गलती की होगी ज्यादातर लोगों ने, पोल दिखाओ कितने लोगों ने कौन सा आंसर किया है। चलो बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन कह रहे हैं 56% लोग, मतलब सबका जवाब गलत है। सही का कितना है दिखाना जरा। चलिए भगवान की दुआ से 32% लोग हैं जिनका उत्तर सही है, बाकी सब जो हैं वो 68% लोग गलत आंसर दे रहे हैं। और ये हमेशा रिपीट होता है क्वेश्चन और हमेशा गलती करते हैं आप हर साल इसमें। वर्णमाला की पहचान, मान लीजिए मुझे वर्णमाला की पहचान है कि अ कौन सा है, क कौन सा है, सब पहचान है, पढ़ के समझना नहीं आता, पॉइंटलेस हो गई रीडिंग, है ना। तो वर्णमाला की पहचान नहीं चलेगा। विराम चिन्हों की पहचान है और समझ में अर्थ आता नहीं है, फिर मैं क्या बन जाऊंगी, चतुर रामलिंगम बन जाऊंगी, 3 इडियट वाली,
कि मेरा ध्यान समझने पे नहीं है, अर्थ निर्माण पे फोकस नहीं है, मुझे समझ में कुछ आया नहीं लेकिन मैंने सब कुछ पढ़ दिया। तो पाठ को समझना ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसको अर्थ निर्माण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हर साल इसी को घुमा करके अर्थ निर्माण पूछा करता था, लेकिन आपको घुमा दिया आंसर ने। सिर्फ 32% लोग सही उत्तर दे पाए। अर्थ निर्माण, पाठ को समझना, पठन में प्रवाह। आप बहुत फ्लुएंटली पढ़ लेते हैं, प्रवाह से पढ़ते हैं, समझ में कुछ आता नहीं है, तो ऐसे बच्चे को रट्टू तोता कहेंगे, ठीक ना। तो प्राथमिक स्तर पर हो चाहे कोई भी स्तर हो, यहां पर पठन योग्यता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त है। यानी आप जांचना चाहते हैं कि बच्चे में रीडिंग एबिलिटी है कि नहीं है, तो उस केस में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सबसे पहले यह जांचेंगे कि पाठ को समझना, बच्चा पाठ को पढ़ के समझ पाता है कि नहीं, अर्थ निर्माण मीनिंग मेकिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। इंग्लिश में भी एक क्वेश्चन आता है एज इट इज, मीनिंग मेकिंग हो रही है कि नहीं है। अर्थ निर्माण अगर नहीं कर पाएगा तो कितनी भी प्रवाह से पढ़े, कितने भी अच्छे ढंग से कॉमा की और फुल स्टॉप की जानकारी हो, कितनी भी बढ़िया वर्णमाला के रट्टे लगाए हो, सब व्यर्थ हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी बात पे आप करेंगे खुश होकर के लाइक शेयर, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर इसलिए करेंगे क्योंकि ये फ्री के नंबर है, हिंदी इंग्लिश पेडागोजी या लैंग्वेज पेडागोजी के, बहुत आसान है। अगर आपने सीडी भी पढ़ी हुई है, थोड़ा सा दिमाग आप लगाएंगे, चुटकियों में उड़ा जाएंगे क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है संप्रेषणीय भाषा शिक्षण में, यानी जब आप कम्युनिकेशनल लैंग्वेज टीचिंग की बात कर रहे हैं, है ना, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, इंग्लिश में भी सेम रहता है, CLT कहते हैं इसको, याद होगा आपको इंग्लिश पेडागोजी के अगर आपने एक भी चैप्टर पढ़ा है, CLT कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, यानी कम्युनिकेशन बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, जिसमें बच्चे को कम्युनिकेशन करना आ जाए, में प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है। किस बात पे ध्यान दिया जाता है, बताइए बताइए बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों को सहज वक्ता के रूप में बोलने के लिए प्रोत्साहित करने पे, जो कि बात गलत नहीं है, कि बच्चा नेचुरली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, इसके लिए आप क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे। ठीक लग रही है बात, अभी के लिए मार्क कर लेते हैं। बी ऑप्शन है लक्ष्य भाषा के रूप पर केंद्रित होकर के। लक्ष्य भाषा होती है टारगेट लैंग्वेज, इंग्लिश में इसको कहते हैं टारगेट लैंग्वेज, मतलब जिस भाषा को आप स्कूल में सिखाना चाहते हैं। आप एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहां टारगेट लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। आपकी मदर टंग मातृभाषा क्या है, हो सकता है हिंदी हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, कुछ और हो। तो लक्ष्य भाषा के रूप में केंद्रित होना ये नहीं होता। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में आपका फोकस रहता है बच्चा कम्युनिकेट करे, ये नहीं है कि आपकी भाषा में कम्युनिकेट करे या जिस भाषा में आप चाह रहे हैं उसमें कम्युनिकेट करे, वो पहले अपने आप को व्यक्त तो करे, तो ये तो गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों, ये होता है आपका डायरेक्ट मेथड में, जिसको आई थिंक हिंदी में डायरेक्ट को जो भी कहेंगे एक बार लिख के बताना मेरे को। डायरेक्ट मेथड वो हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी, तो वो डायरेक्ट मेथड में होती है आपकी ये टारगेट लैंग्वेज की, कि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो आप इंग्लिश ही बोलेंगे, वो है। शिक्षार्थियों को संप्रेषणीय दक्षता प्रदान करने पर, यह बात भी सही है कि बच्चों को एटलीस्ट वो बेसिक कम्युनिकेटिव एबिलिटी तो हो उनमें कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, जरूरी है, ठीक है ना, क्लियर है बात। फिर आता है डी ऑप्शन, अभ्यास एवं प्रयोग द्वारा उच्चारण पर। उच्चारण पे फोकस नहीं है यहां, कम्युनिकेट करने पे फोकस है। उच्चारण थोड़ा बहुत इधर उधर जाएगा, चल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे 2 ऑप्शन हमें सही लग रहे हैं। ऐसा पेडागोजी में होता है टाइम्स के जब सही लगते हो, ठीक है ना। प्रत्यक्ष विधि कहते हैं उसको, बिल्कुल आकांक्षा सही बता रहे हो आप, डायरेक्ट मेथड को। तो ये तो प्रत्यक्ष विधि की बात हो रही है, इसको तो हटा दिया हमने सीन से। अब हमारे पास या तो सी है या तो ए है। तो संप्रेषणीय भाषा शिक्षण में प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाएगा कि बच्चे को सहज वक्ता के रूप में एनकरेज किया जाए, बात ठीक है। शिक्षार्थियों को संप्रेषणीय दक्षता प्रदान करने पर ऑप्शन सी को आपके CBSE ने सही माना है, हालांकि ए गलत नहीं था, है ना। कोई व्यक्ति अगर आपको एक ही गलत बात कहे कि ये ए गलत है, गलत नहीं है ये, बट क्योंकि बोर्ड ने आंसर सी कंसिडर किया है इसलिए सी सही है। सी भी गलत नहीं था, ए भी गलत नहीं था यहां, क्योंकि बच्चे कम्युनिकेट कर पाए सहज रूप से अपने आप को, इस चीज के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बट यहां पे ये बात कर रहे हैं कि जब हम कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की बात कर रहे हैं तो हम बच्चे को दक्ष बनाएं कि एटलीस्ट वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। इसको एनकरेज तो तब करोगे ना जब उसके अंदर वो दक्षता हो, तो इसलिए ज्यादा बेटर ऑप्शन सी को मान लिया। अदरवाइज ए गलत नहीं था बट इसके सामने वीक हो गया, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। यह विधि जो शारीरिक क्रिया एवं भाषा के समन्वयन पर आधारित है उसे डैश कहते हैं। बताइएगा फटाफट से, कौन सी विधि की बात हो रही है जो शारीरिक शारीरिक क्रिया एवं भाषा के समन्वयन पर आधारित है। यानी शारीरिक क्रिया करके आप भाषा सिखा रहे हैं कि इतना बड़ा भेड़िया था, है ना, या ए फॉर एप्पल, तो एप्पल बना के दिखा रहे हैं आप हाथों से या व्हाटएवर इट इज। मछली जल की रानी है तो आप मछली बन के दिखा रहे हैं,
ठीक है ना। ये क्या है, ये कहलाता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन सेम रहता है, TPR बोलते हैं इंग्लिश पेडागोजी में इसको, और हिंदी में बोलते हैं पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया, है ना। होपफुली आपने आंसर सही दिया होगा। पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया यानी शारीरिक क्रियाओं के थ्रू, जब आप मछली की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं मछली जल की रानी है, मतलब आप फिजिकल एक्टिविटी, आप कह रहे हैं बच्चों को मेरे पीछे रिपीट करो वैसी ही फिजिकल एक्टिविटी जो मैं करा रही हूं, कोई कविता या कोई पाठ पढ़ाते हुए, तो इसको पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कहते हैं। कार्य आधारित भाषा अधिगम, ऐसा नहीं है कि कोई वर्क बेस्ड है, कोई सहयोगात्मक संप्रेषणात्मक, नथिंग, शारीरिक क्रियाओं का प्रयोग किया गया है, पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया कहते हैं। सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। इस सीधा टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा है, जैसे पूछ लिया हो कि प्याजे की कितनी स्टेजेस हैं, वैसा क्वेश्चन था, ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फटाफट से और जवाब दीजिए। बुनियादी साक्षरता, जो बेसिक लिटरेसी की हम बात करते हैं, एवं संख्या ज्ञान, जो आपका नंबर नॉलेज है एक तरह की, कि पूर्व अपेक्षित शर्तें क्या हैं। मतलब जब आप बेसिक लिटरेसी की बात कर रहे हैं या न्यूमरेसी स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट प्री रिक्वेस्ट क्या है, शर्त क्या है, बताइएगा। फटाफट से बताइए, और जो लोग लाइक शेयर करना भूल गए हैं वो भी लाइक शेयर कर दीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे पढ़ के। अरे संजीर, ये तो सीटेट नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहा, नहीं तो अब तक तो हम धुआं कर देते, मतलब इतना कुछ सीख लेते अलग अलग सब्जेक्ट में, क्योंकि हर साल इतना करा चुकी हूं मैं रुकी हुई थी इस बार के, ठीक है यार अब आने दो पेपर तब करेंगे, बट थोड़ा थोड़ा अब अगर जल्दी आ गया नोटिफिकेशन तो हमारे पास समय नहीं बचेगा। देखिएगा, अगर हम बात करें बुनियादी साक्षरता की, तो इसमें पता नहीं आप लोग कौन सा आंसर सही मान रहे हैं, बट सुनना, बोलना एवं अंक गणित, सीधा अंक गणित की बात नहीं हो रही, बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स, जोड़ घटाना, कुछ बातों में आप बेसिक कैलकुलेशन सीख जाएं, सीधा अंक गणित नहीं। पढ़ना, लिखना एवं अंकों के साथ मूल क्रियाएं, जो बेसिक एक्टिविटीज हैं, के पढ़ना लिखना सीख रहे हैं, साथ में थोड़ी बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स आपकी आ गई। कैसे भैया, ये 5 पेन थे, 4 पेन थे, इसमें से 2 मैंने किसी को दे दिए, कितने बचे, तो भाषा भी सीख रहे हैं आप और गणित भी सीख रहे हैं, इसको हम बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स कहते हैं। तो बी ऑप्शन यहां सही है, पढ़ना लिखना एवं अंकों के साथ मूल संक्रियाएं, बेसिक एक्टिविटीज। लिखना पढ़ना और पर्यावरण अध्ययन नहीं, बात हो रही थी संख्या ज्ञान की, पर्यावरण कहां से आ गया, अंकों के साथ खेलना, खेलने पे बात नहीं है, इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास बी है, तो बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए फटाफट से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, मिलेंगे यार नोट्स भी मिलेंगे। कैसे होगा धुआं, मेटाफोरिकली समझते हो चीजें, लिटरली नहीं, लिटरली यहां धुआं नहीं करेंगे हम, मेटाफोरिकली करेंगे, है ना। ये सांकेतिक है ये बात, इसको लिटरल नहीं लेना है। हम पर्यावरण को बचाने पे फोकस कर रहे हैं और आप यहाँ धुआं कराने पे फोकस कर रहे हैं। मतलब यह है कि आपके लिए चीजें ईजी हो जाती हैं अब तक, और एक सेशंस बढ़ जाते हैं आपके, और पता नहीं क्या क्या हम अब तक कर देते हैं, ठीक। बताइएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, शिक्षार्थियों को व्याकरण सीखने में सहायता करने के लिए, यानी आप बच्चों को हेल्प कर रहे हैं किसमें, ग्रामर सीखने में, ठीक। हमारे द्वारा डिजाइन किए गए कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त है। यानी जब आप ग्रामर पढ़ा रहे हैं, बच्चे को व्याकरण सिखा रहे हैं, तो कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त माना जाएगा, सबसे बेहतर माना जाएगा, बताइएगा फटाफट से, तभी हम आगे बढ़ेंगे। वह कार्य अर्थपूर्ण होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है भाई, कोई भी काम अगर आप ग्रामर क्या किसी भी चीज को सिखा रहे हैं, व्याकरण छोड़िए, तो अर्थपूर्ण होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, बात तो ठीक लग रही है। वह सबसे अधिक जानकारी देने वाला होना चाहिए। अब यहाँ पे रूल्स पे फोकस है, जानकारी पे फोकस, थोड़ी सूचनाएं तो बहुत सारी अवेलेबल है दुनिया में। फिर आता है सी ऑप्शन, वह कार्य अध्यापक के दृष्टिकोण से उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। भैया अध्यापक के दृष्टिकोण से, अध्यापक के लिए पढ़ा रहे हैं, बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं। फिर आता है डी ऑप्शन, उसका कोई सामाजिक उपयोग नहीं होना चाहिए। क्या बुरा हो जाएगा अगर समाज के लिए उपयोगी होगा तो? नहीं, एक ही उत्तर सही है, वह कार्य अर्थपूर्ण होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, जिसमें साथ में बच्चा क्या सीख जाए, व्याकरण भी सीख जाए, ठीक है ना। तो संदर्भ में व्याकरण सिखाने पे हमारा फोकस रहता है, रटवाने पे नहीं, कि आपने कोई कहानी सिखाई, सुनाई, पढ़ाई और उसी में से कुछ कुछ व्याकरण की चीजें सीख ली। मान लीजिए आप कोई कहानी सुना रहे थे, उसमें बता दिया आपने कि जो बच्ची थी ऋचा, मान लीजिए, तो ये ऋचा क्या है, नाउन है, संज्ञा है, तो आपने संदर्भ में व्याकरण को सिखा दिया, अलग से रूल्स, अलग से नियमों को रटवाया नहीं, इसी को अर्थपूर्ण कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा,
व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है, नॉट पूछा है। व्याकरण अनुवाद विधि में, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जीटी कहते हैं इसको, जीटी रोड नहीं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं, ठीक है ना, जिसमें आप दूसरी भाषा को ट्रांसलेट करके सीखते हैं, अनुवाद करके सीखते हैं। यानी जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप रूल्स के थ्रू सीख रहे हैं, ग्रामर के थ्रू सीख रहे हैं, सेंटेंसेस टेंसेस के थ्रू सीख रहे हैं, और उनको भी आप हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये व्याकरण अनुवाद विधि है, जो आपकी मातृभाषा में सिखाया जाता है। मातृभाषा द्वारा सीखने को बढ़ावा देना, हाँ, इसमें मातृभाषा पे फोकस होता है क्योंकि ट्रांसलेट किया जाता है व्याकरण को आपकी भाषा में। व्याकरण को महत्व देना, हाँ, व्याकरण को महत्व दिया जाता है, तभी तो नाम है इसका ग्रामर ट्रांसलेशन या व्याकरण अनुवाद। फिर आता है सी ऑप्शन, विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना, यानी जो विद्यार्थी है उसकी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करना। ये नहीं होता, ये नहीं होता ग्रामर ट्रांसलेशन में, कम्युनिकेशन पे तो फोकस ही नहीं होता। अगर ऐसा होता तो मैं और आप, या अगर हम देखें यूपी बोर्ड के बहुत सारे विद्यार्थी, या इंडिया में भी जहां पे ग्रामर खूब पढ़ाई जाती है, तो उन्हें ग्रामेटिकल रूल्स का सारा पता है, ऐसे अच्छा लिख देंगे, लेकिन जब आप इंग्लिश में बात करने को कहेंगे तो दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि व्याकरण में अनुवाद के द्वारा पढ़ाया गया है, प्रैक्टिस नहीं कराई गई लैंग्वेज की, तो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेशन में संवर्धन नहीं होता ग्रामर ट्रांसलेशन विधि के द्वारा। ये इसका एक ड्रॉबैक है, नहीं के बारे में यही सही है। डी ऑप्शन है, विद्यार्थी को भाषा के धारा प्रवाह प्रयोग करने योग्य बनाना, यानी बच्चा फ्लुएंटली लैंग्वेज को यूज कर पाए। योग्य तो वो बन जाएगा, बस संप्रेषण पे फोकस नहीं है, क्योंकि वो यूज कर पाएगा। यूज किस में करेगा? ऐसे राइटिंग में कर सकता है, रूल्स को समझने में कर सकता है, रीडिंग में कर सकता है, रीडिंग इससे अच्छी होती है, लेकिन कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती, जो कि सी ऑप्शन में कहा है, और जो नहीं होता वही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। अगर आप एक सेशन भी अच्छे से समझ लेते हैं ना, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। कोई कह रहा दीदी हंसो ना, हाँ अभिषेक, यहाँ चुटकुले का आलम बनाया हुआ है हमने, है ना। आज पहली बार हम आपका हिंदी का क्लास कर रहे हैं। मुस्कान बहुत बढ़िया, हाँ इस साल शायद ये पहली क्लास है हिंदी की, है ना। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, यानी गलत है। इस क्वेश्चन में इन्होंने जो मजे लिए हैं, बस अभी आपको पता लगेगा, आप जवाब दीजिए, है ना, बताइएगा फटाफट से। आधे लोग लाइक नहीं करते, कोई बात नहीं अंजलि, कोई बात नहीं है, ये हम आउट ऑफ लव करते हैं आप लोगों के लिए ये जो सेशंस हैं, अदरवाइज ये सेशंस नहीं भी होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। सीडीपी इनफ आपको पढ़ा दी गई है। देखिएगा ये आउट ऑफ लव है, जिसको अच्छा लगे वो लाइक करे, जिसको अच्छा ना लगे वो बिल्कुल ना करे। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन है, भाषा की कक्षा के लिए एक अच्छी पाठ्य सामग्री सांस्कृतिक रूप से बोझिल हो, यानी लैंग्वेज क्लासरूम में जो एक अच्छी कंटेंट बुक है वो कल्चरली बर्डनसम होनी चाहिए, यानी कल्चर एक बर्डन की तरह देखा जाना चाहिए उसमें। तो ये तो गलत बात है, ये सही नहीं है और नहीं ही पूछा था। बी ऑप्शन पढ़ते हैं, एक अच्छी पाठ्य विषय वस्तु में सभी व्याकरणिक संरचनाएं शामिल होनी चाहिए, यानी कि एक जो अच्छी पाठ्य पुस्तक है, एक अच्छी जो टेक्स्ट बुक है, उसमें व्याकरण भर भर के होना चाहिए। जबकि हम बात करते हैं संदर्भ में व्याकरण सिखाने की, है ना, संदर्भ में व्याकरण सिखाने की। ऐसा नहीं है कि व्याकरण के रूल्स नहीं भर भर के होने चाहिए, ये बात भी गलत है। सी ऑप्शन है, भाषा की कक्षा के लिए एक अच्छी पाठ्य सामग्री विद्यार्थियों के लिए प्रासंगिक और रुचिकर होनी चाहिए। देखिए ये बहुत अच्छी बात है, अगर आपसे कोई पूछे व्याकरण कैसे पढ़ाना है, आप कहेंगे प्रासंगिक या संदर्भ में पढ़ाना है। जब आप कोई कहानी या कोई कविता सिखा रहे हैं तो उसी से जुड़ा हुआ कुछ कुछ आप व्याकरण की चीजें सिखा सकते हैं, अलग से रटवाने की जरूरत नहीं होती। ये आजकल का परिप्रेक्ष्य है और इंटरेस्टिंग भी हो। तो ये तो यस वाली बात हो गई कि हाँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमसे पूछा क्या है, नो, क्या नहीं होना चाहिए। डी ऑप्शन है, एक अच्छा पाठ्य सामग्री वह है, एक अच्छी पाठ्य सामग्री वह है जो अच्छी खासी लंबी हो, यानी लेंदी हो, बच्चा बोर हो जाए, दब जाए उस पाठ्य सामग्री के नीचे, इतनी भारी होनी चाहिए बच्चे के वजन से ज्यादा नहीं, ये भी खराब है। तो 3 चीजें इसमें ऐसी हैं जो गलत हैं, एक चीज है जो सही है। हमसे पूछा था क्या सही नहीं है, तो 3 चीजें हैं जो सही नहीं है, मतलब 3 आंसर होने चाहिए इस उत्तर के। सीबीएसई ने कहा हाँ चलो ऐश करो, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ तीनों सही हैं। तो अगर आपने पेपर में फर्स्ट सेकंड फोर्थ में से कोई भी एक लगाया होता तो 1 नंबर आपको मिल जाता। तो ऐसी गलतियां बोर्ड भी करते हैं जो एग्जाम ले रहे हैं, मतलब कि आपके सर में दर्द हो जाए, वहां आप सोचो अरे ये तो एक ही ऑप्शन है जो नहीं के बारे में, कहीं ये क्वेश्चन में तो कोई गड़बड़ नहीं थी, है ना। इतनी बात क्लियर है। तो यहां पे तीनों ऑप्शन सही हैं, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। सी ऑप्शन जो है वो ऑपोजिट था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पठन पूर्व गतिविधि, अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था उसमें हम
एक्टिविटी बिफोर रीडिंग की ही बात कर रहे थे कि टीचर जो है अपने अनुभवों से जोड़े, कुछ कहानी किस्से सुनाए, पूर्व ज्ञान का बारे में जाने बच्चे के, ये सारी बातें हो रही थी। तो कौन सा विकल्प बच्चे की पूर्व ज्ञान को जानने के बारे में सहायक है? पाठ्य सामग्री का अनुवाद करना। अगर ट्रांसलेशन कर देंगे तो इससे पूर्व ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। जस्ट ट्रांसलेशन कर दिया, इसमें प्रीवियस नॉलेज कहां टेस्ट हुई? कोई टेस्ट नहीं हुई। बी ऑप्शन है अनुमान लगाने का कार्य। ये बात सही है कि जब आप प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हैं, जब आप पढ़ाने से पहले कुछ कुछ चीजें टेस्ट कर रहे हैं या अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, कोई गतिविधि करा रहे हैं, तो बच्चा अनुमान लगाएगा कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। भाई आप जब पढ़ाने जाते थे, याद होगा आपको, मुझे याद है टीचिंग ट्रेनिंग में अपनी, तो पहले हम क्या पूछते थे? कुछ कुछ आसपास के सवाल पूछते हैं पूर्व ज्ञान को जांचने के लिए कि अच्छा बच्चों आपने बादल देखे हैं, तो अच्छा फिर घुमा फिरा के हम लाएंगे कि आज हम बारिश को समझेंगे, है ना। वैसे ऐसा कोई टॉपिक होता नहीं है। तो अनुमान लगाने का कार्य आप करते हैं, ये बात सही है पढ़ने से पहले। शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री का सारांशीकरण करने के लिए कहना। भैया कॉन्क्लूजन तो लास्ट में निकालोगे, पहले पता तो हो कहानी क्या है। कॉन्क्लूजन तो तब निकालेंगे, कॉन्क्लूजन तो ब्रेकअप के बाद निकालते हैं, पहले कैसे निकालोगे? ठीक। व्याकरणिक संरचनाओं का शिक्षण, यानी आप ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पढ़ाने लग जाओगे। चैप्टर पढ़ाया नहीं है, पहले ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पढ़ाओगे तो बच्चे तो डर के भाग जाएंगे, पहले ही वर्ड मीनिंग रटवाने लग गए। नहीं, अनुमान लगाने का कार्य, यानी आप प्रिडिक्ट करने लगते हैं। पठन पूर्व गतिविधि से आपको प्रिडिक्शन दिमाग में आ जाती है, अनुमान लगाने लगते हैं कि हो सकता है आज मैम ये चैप्टर पढ़ाने वाली हूं, क्योंकि आपने 2-4 क्वेश्चन उस टॉपिक के अराउंड, उस पार्ट के आसपास के पूछे हैं, तो अनुमान लगाएगा बच्चा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा एक बार, पोल में जवाब दीजिएगा। किसी पाठ्य सामग्री में, यानी कोई कंटेंट बुक है, टेक्स्ट बुक है, में अंतर्निहित क्रियाओं और विचारों के पात्र या दर्शक के रूप में स्वयं को रखकर लिखने संबंधी कार्य डैश के अंतर्गत आते हैं। यानी कोई एक स्टोरी पढ़ी, कोई मूवी देखी और आप खुद को रख रहे हैं उस कैरेक्टर की जगह पर और तब सोच रहे हैं, है ना। आप बन गए हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, उस स्टोरी के जो मेन पात्र हैं आप बन गए हैं और अब आप अपने आप को सेंटर में रख के सोच रहे हैं। इस तरह के काम को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है एक्स्ट्रापोलेटिव, यानी किसी के स्थान पर स्वयं को रखना। तो ये तो उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया, इतनी लंबी कहानी लिख दी आपके लिए कि अगर आप थोड़े से भी स्मार्ट होंगे तो आंसर आप मार्क कर देते हैं यहाँ पे। बोधात्मक प्रश्न, कुछ बोध करने के बारे में बात हो रही है, नहीं। पाठ विश्लेषण, एनालिसिस, भाषा विश्लेषण, कुछ नहीं कहा ऐसा कि क्या सीखा क्या बताया, कुछ नहीं। अपने आप को दूसरे की जगह रख के और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने स्टैंड पॉइंट से कहानी लिखनी है।